हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल जेएसपी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में। इससे पहले हम 1, 2 और प्रश्न क्रमांक 3 ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4। अब प्रश्न क्रमांक 4 में जो क्या दिया है कि एचसीएफ बराबर 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट हो सकता है और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, ये सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से आपको आंसर निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें क्या है कि संख्या दी है 306 और 657 और इसका एलसीएम एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका हल दिया है एचसीएफ 306 और 657 या 9, यानी कि दो जो संख्या है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है और हमें एलसीएम बराबर यानी कि ज्ञात करना है। अब जो फॉर्मूला होता है तो हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ, इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो ये मैंने पहले लिख लिया क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू ये दी है और दूसरी हमें कैलकुलेट करनी है। तो एचसीएफ यहां पे क्या दिया है, यहां से दिखाएंगे 9। एचसीएफ दिया कितना है 9, एलसीएम कितना दिया है वो हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे एलसीएम। अब ये क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657। यह संख्या लिखेंगे 306 और गुणा 657। अब यहां से जो 9 इसके गुणा में है वो इसमें क्या होगा, इसके भाग में चला जाएगा। तो एलसीएम बराबर 306 और गुणा 657 और भाग में कितना चला जाएगा 9, ये हो जाएगा एलसीएम। अब इसको यहां से भाग देंगे तो 9 गुना 4, 9 तिया 27, 9 गुना 3 कितने होते हैं 27 और ये कितना हो जाएगा 36, 9 गुना 4 36, यानी जो एलसीएम के बराबर जो क्या हो जाएगा 657 और गुणा में कितना हुआ 34। मैंने ये 657 पहले लिख लिया है, 34 बाद में। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 22,338। आप यहां से कैलकुलेट करके देख लेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा 22,338। यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 22,338, यानी कि एलसीएम बराबर 22,338। प्रश्न क्रमांक अगले में क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 और उदाहरण 5। ये दोनों के दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उदाहरण 5 भी इसके साथ में ले लिया है। तो इसमें दोनों में सेम यानी कि दोनों में एक जैसे क्वेश्चन ही है। तो ये देखेंगे दोनों में क्या दिया है, इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 5 में देख लेते हैं पहले कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 की घात n और ये लिखा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे n जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, n से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं हम। n बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। n के बराबर क्या है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 डॉट डॉट करके अनंत तक जो संख्या जाएंगी वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब 6 की घात n यानी कि 6 की घात हम कुछ भी ले लें, 6 की घात 1 ले लें, 6 की घात 2 ले लें, ठीक है। इसका जो संख्या निकल के आएगी क्या वो कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब देखो, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बता दूंगा आपको कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उदाहरण में ले लेता हूं मैं 20 ले लेता हूं एक तो मैं, फिर इसके बाद 30 और फिर इसके बाद 50। अब ध्यान से देखना, जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 1 2 और 2 गुना 5
और 5 गुना 1 5। इसके बाद अगर हम 20 के करें 30 के करेंगे तो 30 के 2 गुना 1 2 15 और 3 से इसको भाग देंगे 5 और 5 गुना 1 5। इस प्रकार 50 के भी करेंगे तो 25 5 और 5। अब इसमें देखो फैक्टर देखते हैं आप, इसके निकल के आए 20 के कितने, 20 बराबर 2 गुना और 2 गुना 5। इसके बाद 30 के निकल के आए, 30 के क्या होंगे 2 गुना 3 गुना 5, ये 30 के हो गए। इसके बाद फिर 50 के देख लेंगे 2 गुना 5 गुना 5। अब इन फैक्टर में आपको एक चीज क्या दिख रहा होगा कि 2 और 5, 2 और 5 और 2 और 5, यानी एक जीरो हमें लाने के लिए, या फिर जो अंतिम अंक होगा संख्या का जीरो जब आएगा तो उसके लिए फैक्टर 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। एक तो 2 होगा, एक 5 होगा, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, जैसे 20 में 2 बार आ गया और 5 एक बार है, लेकिन 2 और 5 कम से कम एक बार होंगे। और जब कम से कम एक बार होंगे तो यानी कि वो संख्या जीरो पर समाप्त अवश्य होगी। अब ये 6 के फैक्टर में हम देखते हैं, तो 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3। अब देखो इसमें 2 होगा और एक 3 होगा, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसके लिए कुछ हमें लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है वो मैं लिख देता हूं। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या अब देखते हैं इस संख्या क्या है हमारे पास 6 की घात n। तो 6 की घात n के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3। ये तो आसान इसके कर लेंगे आराम से, 2 गुना 3 की घात n। अब देखो इसमें आपको 2 दिख रहा है लेकिन कहीं भी 5 दिख रहा है नहीं, और मैंने ऊपर क्या लिखा है, अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5, 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगी। लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं कहेंगे। अतः संख्या 6 की घात n प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कि संख्या n पर, प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीरो पर समाप्त होने के लिए 1 2 और 1 5 ये दोनों के दोनों फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड होना अनिवार्य है। ऐसा इसमें नहीं है तो इसलिए संख्या कभी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ये पूरा उदाहरण नंबर 5 जो जस्ट इसके जैसा ही है। उदाहरण नंबर 5 में क्या है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई भी ऐसा मान, यानी कि n का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अंत तक, n का कोई भी मान जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है।
अब देखो 4 की घात आप कोई भी लगा लो, जैसे 4 की घात 1 ले लिया आपने तो इसका कितना होगा 4, 4 की घात 2 ले ली तो कितना होगा 16, 4 की घात 3 ले ली इसकी कितना होगा 64, और 4 की घात 4 ले ली कितना होगा 2 से 56। ये डॉट डॉट करके आगे तक जाएगा। अब इसमें आप कहीं कोई भी देख लो, कहीं आपको जीरो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यानी 4 6 4 6। इसके जो अंतिम जो अंक होगा 4 की घात का आप कुछ भी लगा लो वो 4 या 6 ही होगा, जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके लिए 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। इसमें भी 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। तो देखते हैं इसको भी हम सॉल्व करके कैसे करेंगे हल। लिखो भैया, यदि कोई संख्या इसमें देखो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें 2 और 5 हैं, तो 4 की घात n, 4 की घात n की जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 घात n। अब आपको इसमें 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 5 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसका भी क्या होगा, ये इसकी भी जो संख्या आएगी वो कभी भी उसका अंतिम जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें भी लिखेंगे 4 की घात n। देखो इसमें भी क्या है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। लेकिन 4 की घात n, 4 की घात n में 2 गुणा 2 की घात n, इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा है लेकिन 5 आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि यह संख्या भी कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसमें मैंने क्या लिखा आगे फिर, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। देख लो नहीं है ना। अतः संख्याओं 4 की घात n प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो प्रश्न हैं वो सेम एक जैसे प्रश्न हैं। इन दोनों में यही बताना है कि क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। देखते हैं वो क्वेश्चन अगला। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं हैं। यानी ये हमें दो संख्या दी है और हमें ये बताना है कि यह भाज्य संख्या है या नहीं। तो व्याख्या करना है भाज्य संख्या है। तो पहली जो संख्या हमें दी है वो क्या है, 7 गुना 11 गुना 13। तो यहां पर लिखेंगे हम 7 गुना 11 और गुना 13 और प्लस के 13। अब देखो इस संख्या में से 7 गुना 11 गुना 13 ये तीनों गुणा में है, तो इनमें से क्या है 13 कॉमन ले लेंगे क्योंकि प्लस में भी यहां 13 है। तो इसमें से जब कॉमन लेंगे 13 तो क्या आएगा 13, तो 7 गुना 11, 7 गुना 11 बचेगा यहाँ पे और प्लस के 1 बचेगा। देखो इसमें से मैंने 13 कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 7 गुना 11 और प्लस के 1, यानी यहां से 13 आ जाएगा और यहां से भी 13 आ जाएगा। तो 7 गुना 11 ये बचेंगे और प्लस के 1 बचेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, गुणा करेंगे 13 11 गुना 7 77 होते हैं और प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा 13 और गुणा में 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 है। यानी हमने संख्या निकाल ली, इसके जो फैक्टर थे वो निकाल लिए 13 और 78। अब देखो इसको देख के आपको लग रहा है संख्या ये भाज्य है या अभाज्य है। अब देखो 13 और 78 ये दो संख्या आ गई, यानी कि ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये 13 से भी विभाजित होगी, 2 से भी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या। अतः तो हम यहां पर लिखेंगे अतः 13 गुणा 78, 13 गुणा 78 एक भाज्य संख्या है। जब भैया ये बताओ जो ये भाज्य है, भाज्य संख्या है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस के 13 भी कैसी होगी, भाज्य होगी। इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13 भी भाज्य है, होगी, भाज्य संख्या होगी।
ये हो गई यहां से, ठीक है। इसके अलावा एक और जो हमारे पास संख्या है उसको भी देख लेते हैं, उसका भी फैक्टर निकाल लेंगे क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या है, 7 गुना 6, 7 गुना 6 और गुना 5, 4 3 2 1 प्लस के 5। जब इसके बराबर में करेंगे, देखो इसमें से क्या है कि यहाँ पे प्लस की बात 5 है और इसमें देखेंगे तो इसमें भी ये 5 मिल गई, यानी इसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आएगा 5। तो इसमें से जब 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 6 4 3 2। तो 7 गुना 6, या लिख लेते हैं एक बार, 7 गुना 6, 5 तो चला गया, 4 बचा और 3 और 2 और गुना 1 प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे 1 क्यों किया, क्योंकि 5 अगर बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा अंदर, इसमें 1 बचेगा। अब इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो 5 7 गुना 6 42 गुना 4 गुना 3 12 और 12 गुना 2 24, 12 4 3 12 और गुना 2 24 और प्लस की 1। जब इसका हम करेंगे तो देखो इसको कर लेंगे, यहां से कर लेंगे 12 दूनी 24, या 42 का करके देख, यहां करके देख लेंगे 42 गुना 12, तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल की 2 और 12 चौक 48 और 2 50, तो 504 और 504 है फिर 2 से करेंगे, ये 2 भी तो बचेगा। तो 4 दूनी 8 0 और 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा 1008। तो यहां से जो आएगा वो 1008 आएगा और प्लस के 1 आएगा। जब यहां पे इसको जोड़ेंगे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1009। अब देखो इसके हमने फैक्टर निकाल लिए, 5 गुणा 1009। जब ये संख्या कैसी है, भाज्य है, तो फिर ये बताओ ये भी संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें फैक्टर निकला है 5 और 1009, तो ये कैसी भाज्य संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे हम, अतः 5 गुना 1009 एक भाज्य संख्या है। कैसी है भैया ये संख्या, भाज्य संख्या है। इसलिए ये कौन सी संख्या, 7 गुना 6, 7 गुना 6 और गुना 5 गुना 4 गुना 3 और गुना 2 और गुना 1 और प्लस के 5 भी भाज्य संख्या होगी, भी भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, या लिख लो भाज्य संख्या होगी, है लिख लो भाज्य संख्या है। कैसी है, यहां भी लिख लो भाज्य संख्या है। जब इसके फैक्टर या विभाजित होंगे तो यानी कि वो संख्या भी विभाजित होगी, यानी कि भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से दोनों की दोनों संख्या हमने व्याख्या करके बता दिया, इसके ही संख्याएं भाज्य संख्या हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपको देखते ही लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ये बहुत जितना लंबा है उतना ही ये आसान क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम एक बार देख लेते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक ग्राउंड है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ यानी कि गोलाकार पथ है। कैसा पथ है वो, गोलाकार पथ है। ये देख लेते हैं, गोलाकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी जो सोनिया है, एस फॉर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में एक लड़का है रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी जो रवि है इसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। सोनिया 18 ले रही है इसका एक चक्कर लगाने में और रवि इसका 12 ले रहा है एक चक्कर लगाने में। तो मान लीजिए वे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, यानी कि एक ही स्थान, इसका मतलब ये कि रवि, सोनिया और रवि ये दोनों के दोनों इसी स्थान पे यहां से दौड़ना चालू करेंगे।
चलना प्रारंभ, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, इसका मतलब है ऐसा नहीं कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक ही दिशा का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि एक इसी दिशा में उनको एक चक्कर लगाना है। जैसे या तो ये लगाएंगे या फिर ऐसे लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि एक ही दिशा में ऐसे उन्होंने चक्कर लगाया। चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी हमें यह बताना है कि कितने समय बाद यहां से चलना प्रारंभ किया तो कितने समय के बाद ये दोनों के दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि जो दी है, कौन कौन संख्या दी है 18 और 12 मिनट, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे और जो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने समय बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां से आपको समझ में आ गया कि कैसी वृत्ताकार पथ है उस पर दौड़ना है, आपको ये बताना है। हल देखो, एक तो इसमें सोनिया है, सोनिया के द्वारा लिया गया समय, सोनिया के द्वारा लिया गया समय, सोनिया के द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय कितना है 18 मिनट। सोनिया के द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है 18 मिनट। इसी प्रकार से रवि, यानी कि रवि के द्वारा, रवि के द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, यानी कि रवि कितना समय लेता है 12 मिनट, इसलिए रवि का कितना समय हो गया 12 मिनट। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहां पे 18 का देखेंगे और एक 12 का देखेंगे। 18 इसको 2 से भाग देंगे, 2 गुना 9 18, और फिर 3 से देंगे, 3 गुना 3 9 और 3 गुना 1 3। 18 के फैक्टर कितने हो गए 2 3 और 3। इसी प्रकार से 12 के कितने हो जाएंगे 2 गुना 6 12, 2 गुना 3 और 3 गुना 1 3। तो यहां पे देख लेंगे कि 18 बराबर 2 गुना 3 की घात 2, यानी यहां पे 3 कितनी बार है 2 बार, इसलिए डायरेक्ट यहां पे लिख लेंगे 3 की घात 2। इसी प्रकार से 12 का कितने हैं 12 बराबर दोनों की 2 गुना 3, यानी 2 की घात, यहां पे 2 है, देखो 2 कितनी बार 2 बार, तो यहां से 2 की घात 2 लिख लिया और ये 3 लिख लिया। और हमको एलसीएम, इससे पहले ही हमें एलसीएम निकालना हमने बताया था। तो इसी प्रकार से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले जो फैक्टर दिए या गुणनखंड दिए उनको लिख लेंगे। तो 2 दिया है इसमें और एक 3 दिया है, तो 2 दिया है और एक 3 दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी घात लेंगे, तो सबसे बड़ी घात इसमें 2 है और इसमें कितनी है, इसमें भी 2 है। तो इस प्रकार से इसका जो सॉल्व करेंगे 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 की घात 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से जो इसका निकल के आएगा वो कितना होगा 36। 36। अब देखो यहां ध्यान रखना है, क्या है 36। अगर यहां पे ये समय दिया है मिनट में, तो ध्यान रखना यहां भी जो समय आया वो क्या होगा मिनट में, यानी कि जो ये निकल के आएगा एलसीएम कितना होगा 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों के दोनों निकलेंगे, यानी दोनों के दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर जहां से इन्होंने दौड़ देना प्रारंभ किया था, जैसे ये दोनों दौड़ देना स्टार्ट करेंगे, रवि, सोनिया और रवि। जब यहां से देंगे तो एक तो पहले 12 मिनट में निकल जाएगा और एक 18 मिनट, यानी कि समय ज्यादा ले रही है सोनिया, रवि इससे तेज भग रहा है। या दोनों दौड़ते 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 जाएंगे तो एक 36 मिनट के बाद एक ऐसा समय आएगा जब दोबारा से फिर यहाँ पे ये क्रॉस एक दूसरे को कर जाएंगे। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 36। इसलिए यहां पर लिखेंगे अतः वे, देखो यहां पे पूछा है ना, वे दोनों एक ही स्थान, नहीं यहां से पूछेंगे वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो वे पुनः 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, मिनट के
बाद बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 आज कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे इसके बाद अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।